Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Mohammad Furqan. Again, welcome back to the journey of financial management. तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक हम कवर कर चुके थे काफ़ी इन डेप्थ तक, और इसमें रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के एरियाज भी हमने देख लिए थे. तो आज जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो सेकंड टॉपिक है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर, विच इज़ वैक, द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अगेन सर, वैक की कनेक्शन हमारे प्रीवियस जो हमने टॉपिक्स पढ़े इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, उसमें बेसिकली किस एरिया से वो बेसिकली कनेक्ट हो रहा होगा. तो जो हमारा डिस्काउंट रेट था इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर, जो हमारा डिस्काउंट रेट था, जो हम बेसिकली डिस्काउंटिंग करते थे कैश फ्लोज की, तो उस डिस्काउंट रेट के अंदर हमने प्रीवियस स्टडीज़ के अंदर, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था कि डिस्काउंट रेट जो होता है ना, वो बेसिकली एक कंबाइंड रेट होता है फ्रॉम द प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस. जो हमारे प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, जो बेसिकली जब फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने के लिए, तो उनका एक डिस्काउंट, उनका एक रेट था विच इज़ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ द प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस. वो हम उस वक्त तक पढ़ रहे थे. तो सर उस रेट के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वो रेट कैसे ड्राइव होता है, उस रेट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें जो फाइनेंस की टाइप्स होती हैं वो कितनी तरह की होती हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंस की डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट कंपनी क्या क्या बेयर करती है. तो वैक बेसिकली इन सब चीज़ों को ओवरऑल डील करता है. तो आइए सर वैक को ज़रा स्टार्ट करते हैं. वैक की जो डेफिनेशन है हमारी, कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन अगर मैं देखूँ तो आपकी स्क्रीन पे आ रही है. वैक, द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द प्रोवाइडर्स ऑफ फंड्स टू द बिजनेस. डेफिनेटली सर, जो सर मैंने कहा आपको कि डिस्काउंट रेट क्या था, डिस्काउंट रेट को अगर मैं उर्दू में डिफाइन करूँ तो डिस्काउंट रेट वो रेट है जो बेसिकली जिन्होंने हमें पैसा दिया है, जिन्होंने हमें फंड्स प्रोवाइड किए हैं, उनका रिक्वायर्ड रेट है कि वो एटलीस्ट इतना प्रोजेक्ट में से कमा के दूँ मैं कि जो मेरे प्रोवाइडर्स ऑफ फंड्स का रिक्वायर्ड रेट है, जो इनका रिक्वायर्ड रेट है, मैं उनको पे बैक करूँ. तो इसका मतलब ये होगा कि डिस्काउंट रेट तो मेरा रिक्वायर्ड रेट था टू द प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस. तो सर डेफिनेशन भी यही कह रही है, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस. मतलब वो रेट जो मेरे प्रोवाइडर्स मुझसे रिक्वायर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे पैसा अवेलेबल किया है ना, वो रेट नहीं जो प्रोजेक्ट मुझे दे रहा है. दैट वाज द IRR, डेफिनेटली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. वो प्रोजेक्ट का अपना रिटर्न था. मैं तो प्रोजेक्ट की लेफ्ट साइड पर खड़ा हुआ हूँ जिनसे मैंने पैसा लिया है, तो उसका रेट जो था ना वैक, तो वैक कह रहा है कि वो मिनिमम रेट, वो कम से कम रेट है जो बेसिकली आपको जिन लोगों ने पैसा दिया है, जो प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस ने पैसा दिया है, जो रेट वो डिमांड कर रहे हैं, उसको हम एक्चुअली वैक कह रहे हैं आसान अल्फाज के अंदर. अब सर एग्जांपल से समझते हैं कि इस वैक के अंदर, इस कॉस्ट के अंदर, इस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. डेफिनेटली जो फाइनेंस की टाइप्स होती है वो ब्रॉडली दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड होती हैं. सर दो कैटेगरीज कौन सी? यूजुअली हमारे या तो हमारा इक्विटी फाइनेंस होता है, हम किसी को बेसिकली शेयर इशू कर रहे होते हैं, इक्विटी में शेयर होल्डिंग दे रहे होते हैं, इसको हम ओनर बना रहे होते हैं, डिफरेंट शेयर इशू कर रहे होते हैं. तो एक तो हमारे पास इक्विटी फाइनेंस हो गया. दूसरा हमारे पास होता है डेट फाइनेंस. मतलब हमने बैंक से लोन ले लिया, डिफरेंट TFCs इशू कर दिए मार्केट के अंदर, बॉन्ड्स इशू कर दिए कंपनी ने. तो दैट वाज डेट फाइनेंस. वन बाय वन एक एक चीज़ को देखते हैं और उसकी क्या क्या फाइनेंस है, क्या क्या उसकी कॉस्ट वगैरह होती है, क्या क्या उसकी टाइप्स होती हैं. आंसर इसको देखते हैं ज़रा एक एग्जाम्पल से. सपोज एक कंपनी है, उसको $1000 की रिक्वायर्ड फंड्स की नीड है. ठीक है, तो $1000 के लिए हमने क्या किया, हमने एक बंदे को पकड़ा, एक दोस्त को पकड़ा. ठीक है ना, उसने $500 इन्वेस्ट कर दिया हमें. लेकिन वो डेफिनेटली जब $500 इन्वेस्ट करेगा तो उस बंदे की भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. ठीक है ना, वो $500 के अगेंस्ट कुछ ना कुछ रिटर्न डिमांड करेगा. तो इसने फॉर सपोज रिटर्न डिमांड किया 15% मुझसे. इस एग्जाम्पल के अंदर इसने बोला मैं $500 तो दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ईयरली 15% का रिटर्न चाहिए इस पर. ठीक है, अलॉन्ग विद द 500. तो बेसिकली इसने हमें क्या किया, हमने $500 के शेयर इशू कर दिए और ये हमारा इक्विटी पार्टनर बन गया $500 इन्वेस्ट करके, और 15% का रिटर्न है. इसका मतलब सर अगर मुझे $500 उससे लेने हैं तो 15% मुझसे मांग रहा है, तो उसके लिए तो वो इनकम है 15%, उसके लिए तो वो इनकम है. डेफिनेटली उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना. अगर वो हमें नहीं देता तो किसी और को देता, बैंक में रखता, तो डेफिनेटली कोई ना कोई इनकम कमाता. तो डेफिनेटली वो रिटर्न हमसे डिमांड कर रहा है ना, तो वो अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली हमसे डिमांड कर रहा है. तो उसको हमें रिटर्न देना है 15%. उसकी इनकम है. तो एज अ कंपनी मेरे लिए क्या है, वो कॉस्ट है. मुझे वो कॉस्ट मुझे पे बैक करनी है. अब ये 15% में किसी भी प्रोजेक्ट में लगाऊं तो मेरा कंसर्न सिर्फ, उसका कंसर्न सिर्फ ये है कि मुझे तो 15% लेना है. कंपनी चाहे प्रॉफिट में हो लॉस में हो, मुझे 15% रिटर्न चाहिए. ठीक है, $500 तो हमने लगा लिए. अब बाकी के $500 हम गए बैंक के पास, हमने बैंक से लिए लोन. ठीक है, बैंक ने हमें लोन इशू कर दिया $500 का. तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी $1000 की. तो बैंक भी डेफिनेटली हमें फ्री में कुछ नहीं देगा, नथिंग इज फ्री दिस वर्ल्ड. ठीक है ना. तो उसने हमें इंटरेस्ट चार्ज किया 10%, विच इज सर्विस चार्ज. इंटरेस्ट हमें चार्ज किया. ठीक है ना, ये सर्विसिंग कॉस्ट होती है, इसको डेट सर्विसिंग कॉस्ट भी कहते हैं. अगर आप बहुत स्पेसिफिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर पढ़ेंगे तो उसको डेट सर्विसिंग कॉस्ट कहते हैं.
तो अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए इसको इंटरेस्ट बोल लेते हैं, बैंक का जो इंटरेस्ट होता है उसने हमें 10% चार्ज किया। अब बैंक वाला कह रहा है कि यार आप ये 500 रुपये ले जाओ, मुझे नहीं पता आप कहाँ किस प्रोजेक्ट पे लगा रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, मुझे 10% रिटर्न चाहिए इस पर। जो 500 रुपये में दे रहा हूँ मुझे हर साल 50 रुपये चाहिए 10% के हिसाब से। तो इसका मतलब ये भी कंपनी के लिए कॉस्ट है और बैंक के लिए इनकम है। अब सर मैं डिफरेंट रेट्स को देखूँ, डिफरेंट प्रोवाइडर्स को देखूँ, इतने रेट्स मैनेज करूँ, तो क्यों ना मुझे एक ऐसा रेट मिल जाए कि मुझे पता चल जाए कि यार मुझे एक रेट बता दो कि मैं अल्टीमेटली मिनिमम कितना कमा के मुझे इन सबको बांटना है। तो सर आए इसको देख लेते हैं कि ये मिनिमम हम किस तरह बना सकते हैं। अगर मैं इसको ये देखूँ कि मैं डिफरेंट रेट्स को मॉनिटर करूँ, तो मैं एक कंबाइंड एक वेटेड एवरेज रेट निकाल लेता हूँ ना, कि अगर मुझे $1000 की रिक्वायरमेंट है, मैंने $1000 रेस किए हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, तो सर $1000 का मैं क्या करूँ, अब मुझे कॉस्ट क्या निकालनी है। अगर मैं ये देखूं कि मैंने 500 रेस किए 15% पे, ठीक है, और मैंने $500 रेस किए 10% पे बैंक के, तो इसकी एक कॉस्ट आ जाएगी जो मुझे पूरे साल में पे करनी है। और अल्टीमेटली टोटल कितना था मेरा $1000। एक कॉस्ट निकाल लेता हूँ, वो कॉस्ट कितनी आती है सर मेरे पास, वो कॉस्ट आती है मेरे पास 125 डिवाइड बाई 1000। तो इसका मतलब सर ये 12.5% जो है ना, मुझे एटलीस्ट कंबाइंड लेवल पे 12.5% तो अर्न करना ही करना है। 12.5% जब मैं अर्न करूंगा तो मैं क्या करूंगा सर, मैं 75 इसको जाके दूंगा और जो 50 होंगे वो इसको जाके दूंगा। तो इफेक्टिवली क्या होगा, मैं अपने प्रोवाइडर से फाइनेंस का जो रिटर्न है, जो कॉस्ट है, वो मैं पे बैक कर दूंगा। तो मिनिमम मुझे इतना तो कमाना है प्रोजेक्ट के ऊपर, ताकि मैं इनकी कॉस्ट है, इनकी मैं कॉस्ट को पे कर सकूँ। तो 12.5% का एक कंबाइंड एक वेटेड एवरेज रेट आ गया मेरे पास। तो इसको मैं कहता हूँ सर वैक मेरा, इन सिंप्लिसिटी दिस इज़ माई वैक, दिस इज़ माई मिनिमम रिटर्न टू द प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है सर। अच्छा, वैक में अगर आगे आएंगे हम, तो वैक अब हमें पता लग गया कि वैक के अंदर दो तरह के मेनली फाइनेंसेस होते हैं, एक तो होता है इक्विटी फाइनेंस, एक होता है डेट फाइनेंस। अब उसकी मल्टीपल टाइप्स होंगी, वो आगे हम देख लेते हैं। तो सर हमें वैक जब कैलकुलेट करना है, तो हमें इसका मतलब ये है कि हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट निकालना पड़ेगा, तभी हम जाके वैक निकाल सकते हैं। तो सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है ना, हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी दो तरह की होती है। इक्विटी यूजुअली दो तरह की होती है, एक होती है ऑर्डिनरी शेयर्स, कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स, एक होते हैं कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम प्रेफरेंस शेयर्स आगे जाके पढ़ेंगे, फिर हम डिफरेंस को समराइज कर लेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द ऑर्डिनरी शेयर, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और व्हाट आर द प्रेफरेंस शेयर्स, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी को मैं डिफाइन कर रहा हूँ के से। ये आगे जाके हमारे सारे फॉर्मूलों में के आपको दिख रहा होगा कि व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दिस इज के कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और फॉर द ऑर्डिनरी शेयर्स के लिए मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी को के डिनोट कर रहा हूँ, और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, के पी डिनोट कर रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्या हमें पता लगे, अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू कोई चीज़ फाइनेंस रेस कर रहे हैं, तो उसकी हम कॉस्ट को के पी से डिनोट करेंगे, और अगर हम ऑर्डिनरी शेयर्स के थ्रू फाइनेंस को रेस कर रहे हैं, तो हम कॉस्ट को के ई से डिनोट करेंगे। और अगर हम कॉस्ट ऑफ डेट, मतलब हमने बैंक लोन लिया है, डिफरेंट डेट्स वगैरह इशू किए हैं, तो उसकी कॉस्ट को मैं के डी से डिनोट करूँगा। ठीक है, ये चीज़ें तो क्लियर हो गई मुझे। ठीक है सर। अच्छा, अब हमारा वैक जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट के अराउंड सराउंड कर रहा है ना, उसके पूरा जो उसके अराउंड ही सर्कल चल रहा है वैक में। तो मुझे इसका मतलब ये कि मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे के ई फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सर वी हैव डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट मेथोडोलॉजीज हियर, कुछ फॉर्मूलाज वगैरह हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो मेनली बेसिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर मैं देखूँ के ई फॉर द पर्पज ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, इस वक्त मैं सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स को देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्लियर भी कर देता हूँ कि दिस इज ओनली फॉर ऑर्डिनरी शेयर्स। तो अगर मैं ऑर्डिनरी शेयर्स का कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने जा रहा हूँ फॉर द पर्पज ऑफ वैक कैलकुलेशन, तो सर मेरे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इस वक्त दो मॉडल्स अवेलेबल हैं, दो मेथड्स अवेलेबल हैं, दो अप्रोचेज अवेलेबल हैं। नंबर वन इज डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, दैट इज डीवीएम मॉडल, एंड द सेकंड थिंग इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, सीएपीएम मॉडल। ठीक है, तो सर डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल क्या कहता है, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल की मदद से कैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंप्यूट किया जाता है, आइए सर इसको देखते हैं। अच्छा, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल जो है ना, इसका मतलब ये है कि डिविडेंड की बेस पे वैल्यूएशन हो रही है। ठीक है, तो उसके अंदर भी दो फर्दर चीज़ें हैं। ठीक है, दो फर्दर अप्रोचेज हैं, दो फर्दर इसमें टाइप्स हैं, आप ये कह सकते हैं। एक तो ये कि हम ये अज्यूम करें, नंबर वन अजम्पशन हमारी ये है कि कंपनी कांस्टेंट डिविडेंड दे रही है, क्योंकि डिविडेंड की बेस पे मॉडल है ना, कंपनी हर साल कांस्टेंट डिविडेंड देती है। फॉर एग्जांपल, कंपनी हर साल 500 रुपये का डिविडेंड इशू कर रही है, कंपनी हर साल 10 रुपये पर शेयर का डिविडेंड इशू कर रही है, कंपनी हर साल 50 रुपये पर शेयर का डिविडेंड इशू कर रही है। जब मैं डिविडेंड की बात करूंगा तो मैं डेफिनेटली ये पीछे कह रहा हूँ कि पर शेयर डिविडेंड है, इट इज़ पर शेयर डिविडेंड, क्योंकि आगे जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह मेरे आ रहे हैं वो पर शेयर में डिनोट होंगे कि डिविडेंड पर शेयर कितना है, करंट शेयर प्राइस पर शेयर कितनी है।
तो अगर पहली मेरी एजम्पशन ये है कि डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के अंदर जो पहले अप्रोच है मेरी कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि कंपनी कांस्टेंट डिविडेंड इशू कर रही है और कांस्टेंटली डिविडेंड रहेगा, हर साल एक ही अमाउंट का डिविडेंड कंपनी इशू करेगी। तो सर कांस्टेंट डिविडेंड अगर कंपनी इशू कर रही है तो उस केस में हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं? इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारी स्क्रीन पे आ रहा है, विच इज के ई इज इक्वल्स टू दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर द ऑर्डिनरी शेयर्स इज इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाय पी नॉट। व्हाट इज डी? डिविडेंड इन 1 ईयर्स टाइम। डिविडेंड इन 1 ईयर्स टाइम। सर डी क्या चीज़ है? डिविडेंड इन 1 ईयर्स टाइम। इसका मतलब है कि 1 साल के बाद का डिविडेंड। इस फॉर्मूले के अंदर डी का मतलब है कि 1 साल के बाद का डिविडेंड। इसका मतलब सर फ्यूचर का डिविडेंड है ये। दिस इज फ्यूचर डिविडेंड, नॉट द करंट डिविडेंड। अगर मैं इसको फर्दर स्पेसिफिक करूं तो दिस इज फ्यूचर डिविडेंड, 1 साल के बाद का डिविडेंड, डिवाइड बाय पी नॉट। पी नॉट व्हाट इज पी नॉट? करंट शेयर प्राइस, एक्स डिविडेंड प्राइस, ईयर जीरो की प्राइस। सर करंट शेयर प्राइस समझ आ गई, ईयर जीरो की प्राइस समझ आ गई, एक्स डिविडेंड प्राइस क्या है? एक्स डिविडेंड प्राइस का कॉन्सेप्ट हम फर्दर क्लैरिफाई करते हैं कि व्हाट इज एक्स डिविडेंड प्राइस। लेकिन इस वक्त से फॉर्मूले की सिंप्लिसिटी के लिए मैं कह रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए हमारे पास फ्यूचर का डिविडेंड होना चाहिए, क्योंकि हम इस अजम्पशन पे बेस कर रहे हैं, हम कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल पे खड़े हुए हैं, हम इस अजम्पशन पे बेस कर रहे हैं कि हमने ये अज्यूम कर लिया, हमने सोच लिया है, हम ये श्योर है कि डिविडेंड हर साल का सेम है। तो इसका मतलब सर जो प्रीवियस ईयर्स में डिविडेंड, जो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड है वही फ्यूचर का डिविडेंड होगा। तो मेरे पास 1 साल का डिविडेंड तो आज ही पड़ा हुआ है ना, अगर मैं कांस्टेंट डिविडेंड को रियलिटी मान चुका हूँ, इस अजम्पशन पे बेस कर रहा हूँ। इसका मतलब इन अगले साल का डिविडेंड मुझे पता है, जो मेरा लास्ट ईयर का डिविडेंड था वही मेरे अगले साल का डिविडेंड होगा, और करंट शेयर प्राइस मेरी स्टॉक एक्सचेंज से आराम से मुझे मिल जाएगी। करंट शेयर प्राइस, ईयर जीरो की प्राइस समझ में आ गई। एक्स डिविडेंड प्राइस क्या है? सर एक्स डिविडेंड प्राइस समझने के लिए, एक्स डिविडेंड प्राइस का कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने एक इलस्ट्रेशन यहाँ बनाई है, ठीक है। प्रैक्टिकली मैं समझाने की कोशिश आपको करूंगा व्हाट इज एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस। नॉर्मली ये इस तरह भी कहा जाता है कि यार आपके जो भी शेयर प्राइस दी हुई इसमें से डिविडेंड आप लेस कर दो तो आपको एक्स डिविडेंड प्राइस आ जाएगी। अग्री, ठीक है ना, इसी तरह होता है। लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक है, किस तरह प्रैक्टिकली एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस किस तरह मार्केट में आती है, किस तरह उसको प्रेजेंट किया जाता है, इसको इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं, ताकि आपको फॉर्मूले के अंदर वो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए कि व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज कम शेयर डिविडेंड प्राइस। सर फॉर एग्जांपल डिफरेंट कंपनीज है पाकिस्तान के अंदर, लिस्टेड कंपनीज है जो PSX पे लिस्टेड भी हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, और इनके ऑडिट्स भी चल रहे हैं, इनके ईयर एंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल UBL बैंक, ठीक है, द लार्जेस्ट बैंक इन द पाकिस्तान, इसका ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024 विच इज़ फॉर द ईयर एंडेड अभी चल रहा है, ठीक है। इसका ऑडिट हो रहा है, इसके अकाउंट्स बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब इसका जब ऑडिट वगैरह कंप्लीट हो जाएगा ना, तो इसकी एक बोर्ड ऑफ मीटिंग कंडक्ट होगी ना, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, उसमें डिफरेंट चीज़ें डिस्कस होंगी, बिजनेस की चीज़ें डिस्कस होंगी, और जो डायरेक्टर्स जो है ना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे। देन दे विल डिसाइड वन थिंग अमंग अदर्स, कितना डिविडेंड देना है शेयर होल्डर्स को, ठीक है ना। इट इज़ डिसाइडेड इन द बोर्ड ऑफ मीटिंग, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में डिसाइड होती है। तो सर फॉर एग्जाम्पल 31 दिसंबर 2024 को ऑडिट चल रहा था, ऑडिट वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो डेट है मीटिंग की वो है 25 फरवरी 2025, अगर मैं प्रैक्टिकली लेके चलूँ आपको, ठीक है। अभी जो 25 फरवरी 2025 फॉर एग्जांपल इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग, अब उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, अनाउंस होंगी। तो उसमें डिविडेंड अनाउंस हुआ 5 रुपये पर शेयर, ठीक है। कितना अनाउंस हुआ? 5 रुपये पर शेयर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया कि 5 रुपये पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया। अब ये जो 5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड का नोटिस है ना, ये डेफिनेटली एक नोटिस प्रैक्टिकली लॉ की रिक्वायरमेंट है कि जो भी लिस्टेड कंपनी होती है ना, वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग का एक नोटिस बना के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को शेयर करती है। वो फिर क्या करता है, अपनी वेबसाइट पर उसको जो वो पब्लिश करता है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो तमाम शेयर होल्डर्स के लिए, तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए रेलिवेंट होती है। ये पब्लिक अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होती है। नॉर्मली अगर आप PSS की वेबसाइट का देखेंगे, उसमें कंपनीज अनाउंसमेंट का सेक्शन आ रहा होता है, उसमें डिफरेंट कंपनीज की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग की नोटिस आ रहे होते हैं, उसमें रिजल्ट्स भी आ रहे होते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द ईयर एंडेड वगैरह। तो उसमें फॉर एग्जाम्पल 5 रुपये से डिविडेंड अनाउंस कर दिया, ठीक है, ये नोटिस PSS को चला गया। फिर उस नोटिस के अंदर ये भी लिखा हुआ होता है कि जो हमने डिविडेंड अनाउंस किया है ना, ये डिविडेंड किन किन लोगों को इंटाइटल्ड होगा। डेफिनेटली देयर आर मल्टीपल शेयर होल्डर्स, ठीक है, फ्री फ्लोट भी काफ़ी हुआ होता है, डिफरेंट लोगों को शेयर्स इशू किए हुए होते हैं, पब्लिक होती है, मार्केट होती है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं एक कंपनी के, एक बैंक के। तो उन्होंने एक डेट, एक कट ऑफ डिसाइड किया होता है उस नोटिस के अंदर कि फला डेट तक, फला डेट के क्लोजिंग तक जिसके पास शेयर्स होंगे, जिसके नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ रहा होगा इस डेट के एंड तक, वो लोग डिविडेंड के लिए इंटाइटल्ड होंगे। क्योंकि डिविडेंड ट्रेडिंग तो बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो आपको एक कट ऑफ चाहिए कि यार इस पॉइंट तक जिस बंदे का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ रहा होगा ना, UBL के शेयर जिसके पास होंगे, वो डिविडेंड के लिए इंटाइटल्ड होगा। मतलब ये नहीं होता कि डिविडेंड अनाउंस किया अगले दिन आपके बैंक में आप क्रेडिट हो जाएगा, इस तरह नहीं होता, एक कट ऑफ होता है, क्योंकि इसकी वर्किंग होती है। तो नोटिस जब अनाउंस हुआ
P6 पे गया, फिर इसमें लास्ट डेट ऑफ डिविडेंड इंटाइटलमेंट मेंशन हुई थी 15 मार्च 2025, ठीक है। इस नोटिस के अंदर ये डेट मेंशन हुई थी। प्रैक्टिकली आप देख लीजिएगा, हर डिविडेंड के नोटिस में ये डेट लाजमी होती है। ये लॉ की रिक्वायरमेंट है देना कि आप इसकी डिविडेंड इंटाइटलमेंट डेट मेंशन करें शेयर होल्डर्स को, ताकि लोगों को पता लगे कि यार अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी भी तो किस डेट से पहले करनी है अगर हमने डिविडेंड गेन करना है तो, ठीक है। तो 15 मार्च 2025 ने फॉर एग्जांपल डेट डाल दी क्लोज ऑफ बिजनेस। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर जिस बंदे का नाम आएगा उस बंदे को डिविडेंड इंटाइटल होगा। फिर भले अगले दिन आप शेयर्स को सेल कर दें, क्योंकि उस डेट तक आपने अगर शेयर होल्डर को अपना शेयर होल्ड किए हुए, उस डेट के क्लोज ऑफ बिजनेस तक शेयर होल्ड किए हुए और आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ जाता है, तो अगर आप अगले दिन शेयर्स को सेल भी करते थे तो कंपनी के रिकॉर्ड्स में इंटाइटलमेंट स्टैब्लिश हो गई आपकी। यू विल गेट द डिविडेंड नाउ बिकॉज यू हैव मेट दिस कंडीशन। अब डिविडेंड जब इंटाइटलमेंट डेट अलग होती है और पेमेंट डेट अलग होती है, इसमें भी डिफरेंस होता है 8-10 दिनों का, नॉर्मली डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो 15 मार्च को इन्होंने अपनी नोटिस में लिख दिया कि 15 मार्च के क्लोज ऑफ बिजनेस से जितने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लोगों के नाम होंगे ना उन सबको डिविडेंड इंटाइटल होगा। और 25 मार्च एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट है डिविडेंड की, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने इंटाइटलमेंट स्टैब्लिश की, इन लोगों को डिविडेंड देना है, ठीक है। अब ये लोग फिक्स हो गए। अब इन्होंने के पास शेयर्स हों अगले दिन या नहीं हो, वो सेल कर दें या रखें, जो भी करें, इट विल नॉट अफेक्ट देयर डिविडेंड इंटाइटलमेंट। इनको 25 मार्च को जब कंपनी सबके डिविडेंड्स क्रेडिट कर रही होगी, सबको बैंक ट्रांसफर्स कर रही होगी, तो 25 मार्च को उन लोगों को डिविडेंड मिल जाएगा रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि 25 मार्च को उनके पास शेयर्स यूबीएल के हैं या नहीं है, क्योंकि इंटाइटलमेंट के टाइम पे वो थे। तो सर ये जब डिविडेंड मिल गया, ठीक है, 25 ये डिविडेंड का पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। अब सर होगा क्या कि जब ये 15 मार्च को रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर ये जो जितने लोग इंटाइटल्ड हो गए ना डिविडेंड के लिए, तो अफेक्टिवली जब डिविडेंड अनाउंस हुआ आपका, जो भी आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में डिविडेंड अनाउंस हुआ और फिर आगे जो प्रोसेस चला, तो जब डिविडेंड अनाउंस होता है ना उस कंपनी की शेयर प्राइस में वो डिविडेंड इन्फ्लेट हो जाता है। मतलब अगर 5 रुपये आपने डिविडेंड अनाउंस कर दिया और प्राइस 90 रुपीज़ चल रही है तो प्राइस 95 हो जाएगी, 96 हो जाएगी, 97 हो जाएगी। पब्लिक के लिए अट्रैक्टिव चीज़ हो जाती है कि यार इसने डिविडेंड अनाउंस कर दिया, इसका मतलब अगर तो अब इसकी प्राइस बढ़ जाती है, लोगों की बाइंग ज़्यादा आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लोग डिविडेंड पर्पज़ के लिए क्या करते हैं, इसमें बाइंग ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस में आपने देखा होगा जब भी डिविडेंड अच्छा अनाउंस होता है तो शेयर प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है उस दिन। तो शेयर प्राइस बढ़ना शुरू होती है तो इसका मतलब ये कि वो डिविडेंड का इम्पैक्ट जो है वो शेयर प्राइस में बिल्ड हो जाता है, ठीक है। शेयर प्राइस उस मिनिमम डिविडेंड्स तो बढ़ती ही बढ़ती है और ज़्यादा भी बढ़ जाती है, कभी कभी बाइंग प्रेशर ज़्यादा आ जाता है। तो सर उस शेयर प्राइस को जो आफ्टर डिविडेंड अनाउंसमेंट जो होती है उसको हम कहते हैं शेयर कम डिविडेंड प्राइस। कम डिविडेंड प्राइस का मतलब ये है कि उस कम डिविडेंड प्राइस के अंदर डिविडेंड का इम्पैक्ट इंक्लूडेड है, डिविडेंड शामिल है। कोई भी बंदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के बाद जब भी शेयर लेने जाएगा मार्केट में तो इसको ये चीज़ कंफर्म होगी कि अगर मैंने शेयर इस डेट तक रख लिया और आज मैं अगर शेयर में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, ये एक कम डिविडेंड शेयर प्राइस है, मतलब इसके अंदर डिविडेंड भी लगा हुआ है इस शेयर प्राइस के अंदर, इसके अंदर डिविडेंड इंक्लूडेड है। तो सर इसको हम कहते हैं कम डिविडेंड शेयर प्राइस। 15 मार्च 2025 को यूबीएल की शेयर प्राइस चल रही थी। 15 मार्च 2025 क्या था सर, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स था। उस वक्त आपने फॉर सपोज 100 रुपीज़ का शेयर चल रहा था मार्केट में, और ये 100 रुपीज़ का शेयर प्राइस क्या है, कम शेयर प्राइस है, क्योंकि 25 फेब को अनाउंस हो गया था, 15 मार्च तक वो प्राइस क्या है, कम हो चुकी है, उसमें डिविडेंड इंक्लूड हो चुका है। 100 रुपये पर शेयर चल रहा था, आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, 5 रुपये का डिविडेंड भी इंक्लूडेड है। अब 15 मार्च जो डेट है ना, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 15 मार्च जो डेट है ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में क्या है कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में 15 मार्च की क्लोज ऑफ बिजनेस शाम के 5 बजे जब वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स फाइनल होगा, उसमें जो लोग आ रहे होंगे वो डिविडेंड के लिए इंटाइटल्ड होंगे। तो सर आपको एक चीज़ ये नहीं लगती कि अगर एक बंदा जो 100 रुपये का शेयर ले रहा है, एक शेयर ले रहा है, ठीक है, वो 15 मार्च को सुबह शेयर ले लेता है, रात तक होल्ड करता है, 16 मार्च को वो क्या करेगा, अब वो 15 मार्च के डे एंड पे तो इंटाइटल्ड हो गया 5 रुपये के डिविडेंड के लिए। 16 मार्च को अगर वो 100 रुपये का शेयर बेच देता है तो उसको तो बैठे बैठे 5 रुपये मिल गए ना, 100 रुपये तो उसको वैसे ही मिल गए और 5 रुपये उसको डिविडेंड में मिल गए। नहीं सर, ये नहीं होता, दिस इज़ नॉट फेयर कि एक बंदा बैठे बैठे सिर्फ 100 रुपये लगाए, बस वो टाइम का जो थ्रेशोल्ड है वो पास करे, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उसका नाम आया, अगले दिन वो सेल करते मार्केट में तो उसको 5 रुपये तो बैठे बैठे मिल गए। इस तरह तो हर बंदा चीज़ें करता रहेगा और किसी को लॉस ही नहीं होगा। नहीं, मार्केट का एक मैकेनिज्म है, PA6 हैज़ अ मैकेनिज्म फॉर दिस टू अवॉइड दिस। कैसे सर, 15 मार्च को जब मार्केट बंद होगी ना, ठीक है, 15 मार्च को जिन लोगों को इंटाइटलमेंट थी वो मिल गई। अब जब 16 मार्च वाले दिन सुबह जब PA6 की ओपनिंग होगी, यूबीएल की प्राइस की ओपनिंग होगी, जब मार्केट खुलेगी सुबह 16 तारीख को, तो प्राइस जो होगी ना वो एक्स हो जाएगी। वो एक्स हो जाएगी, वो क्या होगी सर, उसमें से डिविडेंड का इम्पैक्ट निकाल दिया जाएगा। PA6 उस प्राइस को जब लिस्ट करेगा ना सुबह सुबह 16 मार्च को, नेक्स्ट वर्किंग डे को, तो सुबह होते के साथ ही जो बंदा बैठा हुआ है ना, मैं सुबह जाते के साथ ही 9 बजे मार्केट खुलेगी और मैं बस फॉरन उसको सेल कर दूंगा 100 रुपये पे, वो नहीं कर सकता क्योंकि प्राइस जब लॉन्च होगी ना तो वो 95 हो जाएगी।
और उसके साथ लिखा हुआ होगा एक्स प्राइस, उस स्क्रिप्ट के साथ लिखा होगा ई एक्स, वो स्टॉक की वेबसाइट पे भी लिखा होगा और डिफरेंट ट्रेडिंग एप्स पे भी लिखा होगा, वो हर जगह एक्स हो जाएगी। मतलब जो बंदा ये सोच के बैठा हुआ है कि मैं इस तरह कर लूंगा तो मार्केट का मैकेनिज्म है उसको अवॉइड कर देगा, क्योंकि डेफिनेटली आपको 5 रुपये तो इंटाइटल्ड हो गए ना। अब आप सिर्फ 95 के लिए वैलिड हो ना, तो 95 आपको मिल जाएंगे अगर आप सेल कर दोगे तो सर ये मैकेनिज्म होता है। और वो जो प्राइस होती है ना वो एक्स प्राइस हो जाती है, जो हम इस फॉर्मूले के अंदर देख रहे हैं कि करंट शेयर प्राइस शुड बी द एक्स डिविडेंड प्राइस, उस स्क्रिप्ट पे लिखा होगा एक्स डिविडेंड प्राइस। इसका पर्पज सिर्फ ये है कि अब वो इंटाइटलमेंट हो चुकी है, तो इंटाइटलमेंट का बेनिफिट उस कम शेयर प्राइस में से डिविडेंड माइनस करके एक्स डिविडेंड प्राइस कर दो उसको आप, क्योंकि वैसे भी अब आप शेयर रखो या ना रखो आपको 5 रुपये तो आपके लॉक हो गए, गारंटीड आपको मिलेंगे आफ्टर जो भी नंबर ऑफ डेज पेमेंट के, वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अब आपको वो भी मिले और आपको 100 रुपये पूरे भी मिले, दिस इज नॉट फेयर। इसलिए PSX क्या करता है, उसको सुबह सुबह डे 1 पे जो प्राइस वो करता है उसको ऑलरेडी एडजस्ट कर चुका होता है, उसको ऑलरेडी एक्स करके देता है। तो अब जो सुबह जो 16 मार्च की PSX की ओपनिंग होगी ना, वो क्या होगी सर, वो 100 - 5 95 प्राइस लॉन्च होगी और 95 से ही ट्रेडिंग शुरू होगी। अब वो अप जाती है डाउन जाती है, इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट एक्टिविटी। तो दिस इज द एक्स डिविडेंड प्राइस। आई होप आपको एक्स डिविडेंड प्राइस का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छे से क्लियर समझा होगा। प्रैक्टिकली मैंने आपको पूरा बताया कि किस तरह लिस्टेड कंपनी की प्राइसिंग किस तरह होती है, जब डिविडेंड अनाउंस होता है तो डिविडेंड की डेट्स क्या क्या मेंशन होती है, पब्लिक अवेलेबल इन्फॉर्मेशन PSX की वेबसाइट पे क्या क्या हुई होती है, इंटाइटलमेंट डेट क्या होती है, पेमेंट डेट क्या होती है, एक्स प्राइस PSX किस तरह इसको एडजस्ट करता है, और इसमें जो बेनिफिट लेने वाली बात है वो किस तरह अवॉइड की जाती है। इस तरह ये सब चीज़ें चलती हैं। ठीक है सर, प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें होती हैं। आई होप आपको एक्स डिविडेंड प्राइस का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। बट फॉर सिंपलिसिटी अगर आपको कम शेयर प्राइस दी हुई है, कम शेयर प्राइस का मतलब डिविडेंड लगा हुआ है, डिविडेंड मिलने वाला है, डिविडेंड अनाउंस हो चुका है। कम शेयर प्राइस का मतलब डिविडेंड इंक्लूडेड है, उसमें से आपने सिर्फ डिविडेंड माइनस करना है, जो आगे मिल जा रहा है, जो मिलने वाला है डिविडेंड वो माइनस कर देना है, तो एक्स डिविडेंड प्राइस आ जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ सिंपलिसिटी। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, इसमें एक छोटी सी चीज़ थी हमने डिस्कस कर ली, एक्स डिविडेंड प्राइस भी। तो फॉर्मूला सिंपल सा है सर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर ऑर्डिनरी शेयर्स हमें कैसे निकालनी है, डिविडेंड इन 1 ईयर्स टाइम डिवाइड बाय P नॉट इज द एक्स डिविडेंड प्राइस इज द करंट शेयर प्राइस। अगर करंट शेयर प्राइस सवाल में दी हुई तो हम डायरेक्ट करंट शेयर प्राइस प्लेस कर देंगे फॉर्मूले के अंदर। अगर करंट शेयर प्राइस नहीं दी हुई है, ठीक है, अगर कोई कम शेयर प्राइस दी हुई है जिसमें डिविडेंड अनाउंस हो चुका है और शेयर प्राइस में ऑलरेडी बिल्ट इन है, अगर सवाल में इस तरह की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि हमने डिविडेंड अनाउंस कर दिया अब हम पे करने वाले हैं, तो इसका मतलब सर ये हिंट है कि ये कम शेयर प्राइस है और आपको एक्स डिविडेंड प्राइस चाहिए। तो वो जो डिविडेंड मिलने वाला है आपने उसको लेस करना है उसमें से, और फिर उसको प्लेस करना है यहाँ पे, एंड देन यू हैव टू डिवाइड, सो यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर ऑर्डिनरी शेयर्स। सर एक इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं तो मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। सवाल आ रहा है, कंपनी पेड डिविडेंड ऑफ 30 सेंट्स फॉर मैनी ईयर्स। कॉन्स्टेंट डिविडेंड की एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कंपनी हर साल सेम अमाउंट का डिविडेंड इशू करती है पर शेयर। कंपनी पेड डिविडेंड ऑफ 30 सेंट्स फॉर मैनी ईयर्स, हर साल 30 सेंट्स दे रही है। करंट शेयर प्राइस इज 1.5 एक्स डिविडेंड। अब सवाल ने स्पेसिफिक कर दिया कि एक्स डिविडेंड है, ठीक है, तो मसला ही नहीं है। कंप्यूट के ई तो कर लेते हैं सर, कंप्यूट के ई मसला ही नहीं है। के ई इज इक्वल्स टू 30 सेंट्स 0.3 डिवाइडेड बाय 1.5। अच्छा, अगर आप ऊपर पर शेयर डिविडेंड लेते हैं तो नीचे पर शेयर प्राइस लेंगे ताकि इसकी लाइक वाइज लाइक कंपैरिजन हो जाए, ठीक है। इसको आपने सॉल्व आउट किया तो ये बन गया 0.2 विच इज़ अफेक्टिवली 20%। अगर आप इसको परसेंटेज समझें तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, 20%, बेस्ड ऑन द अजम्पशन कि इट इज़ अ कांस्टेंट डिविडेंड कंपनी, हर साल डिविडेंड सेम अमाउंट का इशू हो रहा है। तो ठीक है सर, ये एग्जांपल थी हमारी। आई होप आपको बड़ी सिंपल सी चीज़ है इसके अंदर। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने ये तो देख लिया कांस्टेंट डिविडेंड क्या होता है, इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलती है। दूसरा मॉडल के अंदर दूसरी चीज़ है फिक्स्ड ग्रोथ डिविडेंड। सर इसका मतलब ये है कि डिविडेंड के अंदर ग्रोथ जो है वो फिक्स रेट से हो रही है, मतलब 5% हर साल कंपनी ग्रो कर रही है, 5% ही ग्रो कर रही है, 6% ग्रो नहीं कर रही, 4% ग्रो नहीं कर रही, ग्रोथ फिक्स्ड है, ग्रोथ का फैक्टर फिक्स है। अगर इस तरह की एजम्पशन है, इस तरह की कंपनी है, तो इसमें हम किस तरह, इसके अंदर फॉर्मूला फिर हमारा क्या होता है सर, इसके अंदर फॉर्मूला हमारा इस तरह कुछ होता है कि फिक्स ग्रोथ डिविडेंड में कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंप्यूट करने का तरीका ये होता है कि D1 डिवाइड बाय P नॉट प्लस ग्रोथ रेट। सर व्हाट इज D1 अगेन, D1 इज इक्वल्स टू D नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट। सर D नॉट क्या है, करंट डिविडेंड है आपका, ठीक है, और G इज इक्वल्स टू ग्रोथ रेट, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कंपनी हर साल फिक्स ग्रोथ से डिविडेंड को इन्फ्लेट कर रही है, इसकी ग्रोथ रेट फिक्स है, मतलब 5% है तो 5% से ही ग्रोथ आ रही है डिविडेंड के अंदर। ये एक इस अजम्पशन चल रहा है, अब हम कांस्टेंट अजम्पशन में नहीं है, कांस्टेंट अजम्पशन वाला सीन डिफरेंट है, उसका फॉर्मूला डिफरेंट है, फिक्स्ड ग्रोथ डिविडेंड का फॉर्मूला डिफरेंट है, इसमें हम ग्रोथ का फैक्टर भी डाल रहे हैं। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ABC कंपनी हैज़ जस्ट पेड डिविडेंड ऑफ 10 सेंट्स, ठीक है सर, ABC कंपनी ने क्या किया, 10 सेंट्स का डिविडेंड दे दिया। शेयर होल्डर एक्सपेक्ट्स डिविडेंड्स टू ग्रो एट 5% पर एनम, ग्रोथ रेट मिल गया आपको,
ये चीज़ क्या है, दिस इज ग्रोथ रेट, और ये 10 सेंट्स क्या है सर, ये करंट डिविडेंड है, करंट डिविडेंड अभी जस्ट पे किया है, तो पे कर दिया, तो इसका मतलब सर ये क्या है, अभी अभी जस्ट पे कर दिया, तो शेयर प्राइस डेफिनेटली एक्स डिविडेंड हो गई होगी, तो ये करंट डिविडेंड है आपका, और करंट शेयर प्राइस इज 1.5 एक्स डिविडेंड, एक्स डिविडेंड लिख दिया इसने, लेकिन एक्स डिविडेंड ना भी लिखता तो मैं इस चीज़ से पकड़ लेता कि हैज़ जस्ट पेड, पेमेंट हो गई है, पेमेंट हो गई, तो वो तो इंटाइटलमेंट के बाद ही वो बेसिकली एक्स हो जाता, तो पेमेंट के बाद तो डेफिनेटली एक्स हो गया होगा, तो दिस इज 1.5 एक्स। कंप्यूट के ही अब इसमें ग्रोथ वाली डिविडेंड की ग्रोथ भी मौजूद है, इसका फॉर्मूला डिफरेंट है, इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं, कैसे होगा सर ये, लेट्स लुक एट दिस, के ई इज इक्वल्स टू D1, तो D1 जो है वो क्या चीज़ है आपके पास, D0 प्लस 1 प्लस जी, करंट डिविडेंड कितना है 0.1, 1 प्लस ग्रोथ रेट कितना है 5%, डिवाइडेड बाय P0, करंट शेयर प्राइस 1.5 पर शेयर, और प्लस ग्रोथ रेट कितना है 5%, इसको आप अगर सॉल्व आउट करें तो ये आपके पास बनेगा 12% कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑन द बेसिस ऑफ असम्पशन कि कंपनी एक फिक्स्ड ग्रोथ ऑफ डिविडेंड में चल रही है। आई होप ये इलस्ट्रेशन भी क्लियर होगी आपको कि किस तरह अगर ग्रोथ रेट वाली सवाल अगर आता है कि कंपनी के फिक्स्ड ग्रोथ ऑफ डिविडेंड्स हैं, कंपनी फिक्स्ड ग्रोथ ऑफ डिविडेंड मेंटेन कर रही है, इस तरह की अगर इन्फॉर्मेशन देता है तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, नॉट द कांस्टेंट डिविडेंड फॉर्मूला। अगर वो सवाल इस तरह कह रहा है कंपनी की हिस्ट्री की कंपनी सेम अमाउंट का डिविडेंड इशू करती आ रही है और आगे भी सेम अमाउंट का डिविडेंड इशू करेगी, तो सेम अमाउंट और ग्रोथ रेट में दो फर्क है। सेम अमाउंट का मतलब कांस्टेंट डिविडेंड है, फॉर्मूला डिफरेंट है, और अगर फिक्स ग्रोथ को मेंटेन कर रही है तो फॉर्मूला डिफरेंट है। तो आई होप आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी बड़ी सिंपल चीज़ों में समझ आ गया होगा कि इसमें इतना कोई मसला नहीं है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स डिविडेंड हमने देख लिया। अच्छा, एक और सवाल देखते हैं। पीएलसी कंपनी इज अबाउट टू पे डिविडेंड ऑफ 15 सेंट्स। अब सर पीएलसी कंपनी इज अबाउट टू पे डिविडेंड ऑफ 15 सेंट्स। अबाउट टू पे डिविडेंड का मतलब अभी पे करने वाली है। इसका मतलब ये है कि जो शेयर प्राइस है उसमें डिविडेंड इंक्लूडेड है। उस शेयर प्राइस को मैं नाम दे रहा हूँ कम प्राइस, CUMPRIC, कम प्राइस। इसका मतलब इसमें डिविडेंड इंक्लूडेड है। तो जो प्राइस मेरी होगी वो क्या होगी, डिविडेंड इंक्लूडेड है। अगर मुझे एक्स करना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस जो डिविडेंड मिलने वाला है उसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर मैं हमेशा क्या करता हूँ सर, एक्स डिविडेंड प्राइस यूज करता हूँ। तो शेयर होल्डर एक्सपेक्ट डिविडेंड टू ग्रो एट 6% रेट, दिस इज ग्रोथ रेट अगेन। पीएलसी करंट शेयर प्राइस इज 1.25। अब देखें 1.25 का मतलब क्या है, इसने लिखा नहीं एक्स प्राइस है, लेकिन इस पहली इन्फॉर्मेशन से मुझे पता चल गया कि दिस इज द कम प्राइस, दिस इज द कम प्राइस, दिस इज द प्राइस विच इंक्लूड्स अ डिविडेंड विच इज येट टू बी पेड। और मुझे फॉर्मूले के लिए एक्स डिविडेंड प्राइस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस प्राइस में से जो डिविडेंड मिलने वाला है उसको लेस कर दूंगा, सिंपल। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स डिविडेंड प्राइस आ जाएगी। तो सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी सी कैलकुलेट करते हैं। अगेन जो करंट डिविडेंड है वो कितना है, 15 सेंट्स है, 0.15 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट 6% डिवाइडेड बाय P0 क्या है 1.25। 1.25 में से मैं क्या करूँगा सर, लेस कर दूंगा 0.15। 15 सेंट्स का मुझे डिविडेंड लेस भी करना है, तब जाके मैं एक्स पे पहुँचूंगा ना, और प्लस ग्रोथ रेट। तो दिस इज द फॉर्मूला एंड इफ़ यू सिंप्लीफाई इट तो आपको 20.45% कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिलेगी यहाँ पे। तो ये क्या चीज़ थी सर, दिस इज द एक्स डिविडेंड प्राइस। चाहे आप कांस्टेंट मॉडल यूज़ करें या आप फिक्स ग्रोथ मॉडल यूज़ करें, हमेशा शेयर प्राइस एक्स डिविडेंड प्राइस होगी। सवाल में दी हुई दैट्स गुड, आप डायरेक्ट प्लेस कर दें। अगर कम प्राइस दी हुई तो माइनस डिविडेंड करते हैं विच इज़ अबाउट टू पे, ग्रोथ रेट वगैरह दिया वो और करंट डिविडेंड दिया वो। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि किस तरह इसमें यूज़ होती हैं। अब सर इसकी ड्रॉबैक्स लिमिटेशन हम देख लेते हैं बाद में कि इस मॉडल में क्या क्या लिमिटेशन हैं, क्या क्या मसले हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं फर्दर। तो हमने ये तो देख लिया डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के अंदर कि कांस्टेंट डिविडेंड किस तरह, कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल में हम किस तरह कंप्यूट करते हैं कि ठीक है, ग्रोथ मॉडल में किस तरह कंप्यूट करते हैं कि अगर कंपनी मेंटेन कर रही है फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स परसेंटेज ऑफ ग्रोथ मेंटेन कर रही है तो उसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी किस तरह कंप्यूट होती है। सर अगर फिक्स्ड ग्रोथ डिविडेंड है और ग्रोथ रेट नहीं दिया हुआ, ग्रोथ रेट हमें नहीं पता, हमें फॉर्मूले में ग्रोथ रेट चाहिए, तो अगर ये वाला मसला है तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है। फिर सर इसके दो सोल्यूशन हैं, देयर आर 2 सॉल्यूशंस फॉर दिस थिंग्स। नंबर 1, पहला सोल्यूशन ये कि पास्ट डिविडेंड पैटर्न आप देख लें, ठीक है, और दूसरा सोल्यूशन ये कि अर्निंग रिटेंशन मॉडल के थ्रू आप ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर लें। ग्रोथ रेट फाइंड आउट करना है मुझे ना, यहाँ पे मुझे यहाँ ग्रोथ रेट फाइंड आउट करना है, ग्रोथ रेट नहीं दिया हुआ। अगर ग्रोथ रेट वाला सवाल है और ग्रोथ रेट नहीं दिया हुआ तो फिर मैं क्या करूँगा,
सर फिर मैं या तो पास्ट डिविडेंड पैटर्न को यूज़ कर रहा हूँ या मैं अर्निंग रिटेंशन मॉडल को यूज़ कर रहा हूँ। वो सवाल मुझे स्पेसिफाई कर देगा कि मुझे कौन सा मॉडल यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। तो अगर मैं पास्ट डिविडेंड पैटर्न को देखूं तो इसका फॉर्मूला क्या है ग्रोथ रेट का, कि लेटेस्ट या फिर रिसेंट डिविडेंड, जो भी करंट डिविडेंड अनाउंस हुआ है, डिवाइडेड बाय अर्लीस्ट डिविडेंड, सबसे पुराना वाला डिविडेंड। तो लेटेस्ट डिविडेंड है फॉर सपोज 2024 में हम खड़े हुए, 2024 का डिविडेंड है 5 रुपये, और अर्लीस्ट डिविडेंड मतलब डे 1 का डिविडेंड, सबसे पुराना वाला डिविडेंड 2013 का डिविडेंड 5 रुपये। तो इनको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है और कंबाइन ब्रैकेट पावर 1/n -1। व्हाट इज n? n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर्स -1, ठीक है। n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर्स -1। जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स की हिस्ट्री दी हुई है आपने उसमें से -1 करना है, और जो नंबर आएगा उसको उसके 1 से डिवाइड करके उसकी पावर प्लेस करना है एंड उस पूरे फैक्टर को -1 कर देना है। तो आपके पास एक ग्रोथ रेट आ जाएगा विच यू विल यूज इन द के फॉर्मूला। इसमें क्या है कि D1 डिवाइड बाई P0 मल्टीप्लाई बाय प्लस ग्रोथ रेट। तो ये आपको ग्रोथ रेट में हेल्प करेगा। आइए इसको देखते हैं किस तरह इसमें होगा। पास्ट डिविडेंड पैटर्न की इलस्ट्रेशन देख लेते हैं और इसको हम देखते हैं कि किस तरह हमें हेल्प आउट करेगा। डिविडेंड हिस्ट्री फ्रॉम 2009 टू 2013 आर एज फॉलोज। डिविडेंड हिस्ट्री दे दी कि पास्ट डिविडेंड के पैटर्न्स देगा। इस तरह का सवाल होगा ना तो पास्ट डिविडेंड के पैटर्न्स देगा आपको वो। कंपनी हैज़ 5 मिलियन शेयर्स इन इशू। कंपनी के पास 5 मिलियन शेयर्स हैं जो कंपनी ने इशू किए हैं ऑर्डिनरी शेयर्स को, होल्डर्स को। तो इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं सर। 2009 में 2.5 लाख का डिविडेंड इशू किया टोटल, 2010 में 2,57,000 का डिविडेंड इशू किया, 2011 में 3,10,000 का डिविडेंड इशू किया, 2012 में 356,000 का डिविडेंड इशू किया, और 2013 के अंदर 5,03,000 का डिविडेंड इशू किया। मेरा फॉर्मूला क्या कहता है सर? मेरा फॉर्मूला कहता है कि अगर आपको ग्रोथ रेट निकालना है, कंप्यूट के ही निकालना है ना, के ही निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या है? अगर मैं के ही निकालने जाता हूँ तो के ही निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह है, ठीक है। अब ग्रोथ रेट नहीं दिया हुआ मुझे यहाँ पे, ठीक है। अब ग्रोथ रेट मुझे यूज़ करना है यूजिंग पास्ट डिविडेंड पैटर्न्स। तो पास्ट डिविडेंड पैटर्न में यूज़ करता हूँ मैं ग्रोथ रेट निकालने के लिए। सबसे पहले मैं निकालता हूँ ग्रोथ रेट। फॉर्मूला क्या है? रिसेंट डिविडेंड। रिसेंट डिविडेंड क्या है सर? 5,03,000 रुपये। तो अगर मैं इसको 503 अर्लीस्ट डिविडेंड क्या दिया हुआ है? 2.5 लाख 250 ब्रैकेट क्लोज 1/n। n क्या है? कितने साल है? 5 साल है। तो 5 - 1 4 और -1। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मैं कर रहा हूँ 19%। हमने ग्रोथ रेट फाइंड आउट कर लिया विच इज़ 19%। अब हम इसको क्या करेंगे? अपने फॉर्मूले में पुटअप करेंगे और हम अच्छा, हमें बेसिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या निकालनी है? पर शेयर निकालनी है ना। हमने हर चीज़ पर शेयर निकालनी है। तो डिविडेंड यहाँ पे ग्रॉस दिया हुआ है, 5,03,000 का डिविडेंड दिया हुआ है अगेंस्ट 5 मिलियन शेयर्स। तो मैं क्या करूँगा सर? मैं पर शेयर डिविडेंड निकाल लूँगा क्योंकि मुझे D1 पे चाहिए करंट डिविडेंड ना। तो और इसका फॉर्मूला क्या था सर? D0 × 1 + G अगेन। तो करंट डिविडेंड क्या है मेरा? 503। इसको मैं क्या कर लेता हूँ सर? इसको मैं पहले पर शेयर निकाल लेता हूँ और 5,000, क्योंकि 5 मिलियन शेयर्स हैं तो ऊपर से 3,000 मैंने कर दिया इसको। 1 मिनट सॉरी, पर शेयर इसको करना होगा मुझे 5,03,000 है। तो 503 और डिवाइड बाई 5 मिलियन शेयर्स है तो 5,000। तो ये मेरे पास आ गया पर शेयर कितना आ गया? 503 डिवाइडेड बाई 5,000 0.1006, ठीक है। ये है पर शेयर करंट डिविडेंड। तो करंट डिविडेंड को मुझे क्या करना है? 0.1006 1 + 19%। तो ये D1 की फिगर आ गई मेरे पास, डिवाइडेड बाय P0 करंट शेयर प्राइस एक्स डिविडेंड प्राइस। तो एक्स डिविडेंड प्राइस कितनी है? 2 रुपीज़ पर शेयर सवाल में दी हुई है। पर शेयर प्राइस मैं हर चीज़ पर शेयर ले रहा हूँ, डिविडेंड भी पर शेयर मैंने लिया था, प्राइस भी मैं पर शेयर लूँगा 2 रुपीज़ पर शेयर, और प्लस कर दूंगा मैं ग्रोथ रेट विच इज़ 19%। तो सर अगर हम इसको सॉल्व आउट करें 0.1006 × 1.19 डिवाइडेड बाई 2 + 19%, तो इट्स कम टू 25%, 24.9% है। तो ऑलमोस्ट कोई 25% का कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपके पास आ रहा है। तो इस तरह हमने देखा कि अगर ग्रोथ रेट भी सवाल में नहीं दिया हुआ तो ग्रोथ रेट हम पास्ट डिविडेंड पैटर्न को यूज़ करते हुए ग्रोथ रेट फाइंड आउट करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, इसको अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ इक्विटी के फॉर्मूले में प्लेस करके कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड आउट कर लेते हैं। बट द थिंग टू बी नोटेड इन द फॉर्मूला
कि आपको हर चीज़ पर शेयर पे लानी है। अगर आप डिविडेंड पर शेयर पे ले रहे हैं तो आपको फिर प्राइस भी पर शेयर चाहिए। अगर ऐसा नहीं कि आपने प्राइस जो है वो कंबाइंड ले ली और डिविडेंड अपने पर शेयर ले लिया, तो आपको लाइक फॉर्मूले में हर चीज़ को लाइक वर्सेस लाइक रखना पड़ेगा आपको। अगर एक चीज़ को पर शेयर डिनोमिनेट हो रहा है तो प्राइस भी पर शेयर आनी चाहिए। सवाल के अंदर प्राइस पर शेयर दी हुई थी लेकिन डिविडेंड ग्रॉस दिया हुआ था, 5,03,000 का डिविडेंड दिया हुआ था अगेंस्ट 5 मिलियन शेयर्स। तो मैंने क्या किया, मैंने पर शेयर निकाल लिया। पर शेयर निकालने के बाद मैंने इसको ग्रो किया ग्रोथ रेट से, जो मैंने फाइंड आउट किया था यूजिंग डिविडेंड पैटर्न, और फिर मैंने इसको फॉर्मूले में पुटअप किया था। अकॉर्डिंगली मेरे पास 25% का कॉस्ट इफेक्टिव आ गया। आई होप अच्छा आपको क्लियर हुआ होगा चीज़ें। बस इसमें जो चीज़ का ख्याल रखना है वो इतना है कि आपको हर चीज़ को पर शेयर पे लेना है और एक्स डिविडेंड प्राइस लेनी है, अगर इस तरह की कोई चीज़ अगर आती है तो। अच्छा सर, फर्दर इसमें जो है दूसरा मॉडल है ग्रोथ रेट फाइंड आउट करने का। पहला तो ये था कि हमने पास्ट डिविडेंड पैटर्न यूज़ करते हुए किस तरह हम करते हैं, इसका फॉर्मूला आपको पता है कि रिसेंट डिविडेंड डिवाइड बाय अर्लीस्ट डिविडेंड की पावर 1/n-1, तो आपके पास ग्रोथ रेट आ जाएगा। अकॉर्डिंगली आप इसको अपने ग्रोथ डिविडेंड मॉडल के अंदर इसके रेट में यूज़ कर सकते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ग्रोथ रेट ना दिया हो और पास्ट डिविडेंड पैटर्न भी ना हो तो सर हम क्या करेंगे, देयर इज अ सेकंड ऑप्शन विच इज़ द अर्निंग रिटेंशन मॉडल। इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर रहे होंगे इंशाल्लाह। इन जितनी भी चीज़ों में अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फिक्स कांस्टेंट डिविडेंड, फिक्स्ड ग्रोथ डिविडेंड, वैट की बेसिक कैलकुलेशन, इसमें कोई भी चीज़ आपको क्लियर ना हो यूएक्स डिविडेंड प्राइस का कॉन्सेप्ट, तो आप डेफिनेटली ग्रुप पे अपनी क्वेरीज पोस्ट करना। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।